बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस पार्ट के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जो कन्वेंशन में जो जितने भी राइट्स बयान हुए थे, उनका एक समरी टाइप हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लीगल और इथिकल इश्यूज़ इन पेडियाट्रिक्स ये हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के लीगल और इथिकल इश्यूज़ पैदा होती है पेडियाट्रिक के फील्ड में, तो वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनको हैंडल करना होता है, ये चीज़ें हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड में लिखा है माल प्रैक्टिस इन पेडियाट्रिक सेटिंग। माल प्रैक्टिस क्या होती है स्टूडेंट्स? माल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल बंदा है, एक मेडिकल प्रोफेशनल बंदा है, कोई भी एक प्रैक्टिशनर है, तो वो अपना जो ड्यूटी है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, वो उस पे जो उसके ड्यूटी के स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हम लफ्ज़ माल प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। माल प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, एक निग्लिजेंस है और एक माल प्रैक्टिस है। निग्लिजेंस के बारे में लिखा है, इज डिफाइंड एज एन ओकेजन व्हेन ए पर्सन ऑव्स ए ड्यूटी टू अनदर एंड थ्रू फेलियर टू फुलफिल दैट ड्यूटी काजेज हार्म। यानी इसे इस तरह डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसा वक्त कि जिसमें एक बंदे को ड्यूटी दी गई थी, एक बंदे की सुपुर्द एक ड्यूटी की गई थी, और उस बंदा उस ड्यूटी को करने में नाकाम हो गया, वो फेल हो गया, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म हुआ, पेशेंट को नुकसान हुआ, तो इसको हम कहते हैं निग्लिजेंस। कि एक प्रोफेशनल बंदा है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिसको ड्यूटी ऑफ की गई थी, ऑफ मींस के उसको ड्यूटी उसके सुपुर्द की गई थी, वो अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर सका, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और नुकसान पेशेंट को हुआ, तो फिर इसको हम कहते हैं निग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस के बारे में लिखा है कि माल प्रैक्टिस इज प्रोफेशनल निग्लिजेंस, यानी माल प्रैक्टिस भी एक प्रोफेशनल निग्लिजेंस है। यानी स्टूडेंट्स, इनमें इस तरह है कि ये जो नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस टर्मिनोलॉजीज़ हैं दो, तो इनको हम इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेग्लिजेंस को हम माल प्रैक्टिस कह सकते हैं और माल प्रैक्टिस को हम नेग्लिजेंस कह सकते हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। डिफरेंस ये है कि ये जो नेग्लिजेंस होती हैं ये अनइंटेंशनली की हुई चीज़ होती हैं, और जो माल प्रैक्टिस होती हैं वो इंटेंशनली की हुई चीज़ होती हैं। अब मैंने कहा कि नेग्लिजेंस जो है वो अनइंटेंशनली है। अनइंटेंशनली मीन्स कि एक्सीडेंटली नेग्लिजेंस को करते वक्त एक बंदा जो है वो उसको ये मालूम नहीं था कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, उस पेशेंट को क्या नुकसान होगा। यानी करने से पहले कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसको करने से पहले एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये मालूम ना हो, उसको इसका अंदाज़ा ना हो कि मेरे इस प्रैक्टिस को करने से इस पेशेंट को कोई नुकसान हो, इसके कंसिक्वेंसेस इस पेशेंट के लिए हार्म हो सकती हैं, इसके लिए पेशेंट जो है वो ये एक रिस्क फैक्टर है पेशेंट के लिए, इस तरह अगर उसको पता ना हो और वो कोई ऐसी प्रैक्टिस कर दे जिससे पेशेंट को हार्म हो, तो इसको हम कहते हैं निग्लिजेंस। और जो माल प्रैक्टिस होती हैं ये इंटेंशनली डन होती हैं। इंटेंशनली का मतलब ये है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे पहले से ये पता होता है, उसे मालूम होता है कि मैं जो प्रैक्टिस जिस तरीके से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इससे ये जो मेरा पेशेंट है उसको ये नुकसान हो सकता है, इसको ये नुकसान होगा। तो उसको अगर पहले से रिस्क फैक्टर्स का पता है, उसको अगर पहले से इस बात का अंदाज़ा है कि ये मेरा पेशेंट इससे हार्म होगा और वो फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर उसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। यानी इसमें एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और पेशेंट के साथ हमें पता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमने हैंड हाइजीन जो है वो मस्ट करनी होती हैं।
तो एक नर्स है, नर्स ने क्या किया कि उसको पता था कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए मैंने अपने बिल्कुल हाथों को सही तरीके से हाइजीन उनकी करके, उनको क्लीन करके मैंने कोई कैथेटर इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल कैथेटर उस पेशेंट को इंसर्ट करनी थी, तो उसे पता है कि मैंने पहले हाइजीन करना था। अगर मैं हाइजीन नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो फिर इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उसे मालूम है पहले से, लेकिन वो शायद उसको कोई टाइम की कमी है या जो भी है, कोई भी रीज़न है, वो ये जानते हुए कि इस प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट को नुकसान होगा, उसके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकती है, वो फिर भी अगर ये प्रैक्टिस करती हैं तो ये माल प्रैक्टिस है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दौरान एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने कोई कट लगा लिया और कट लगाने से पहले उसको ये पता नहीं था कि ये कट लगने से पेशेंट को नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने जब कट लगा दिया तो पेशेंट को नुकसान हुआ और उसको अभी समझ में आ रहा है कि मेरे उस गलत कट लगाने की वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ। पहले से उसे पता नहीं था, बाद में उसने कहा कि मेरे कट लगाने की वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ। तो ये जो पहले से उसको पता नहीं था तो ये निग्लिजेंस होती हैं। बस यही डिफरेंस होती हैं इन दोनों में, बाकी ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। तो ये दो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे गलतियां हैं जो कि पेडियाट्रिक के फील्ड में भी आती हैं, निग्लिजेंस होती हैं, माल प्रैक्टिस होती हैं, और ख़ास करके ये वल्नरेबल क्लाइंट्स होते हैं बच्चे, तो इनमें ये जो चीज़ें हैं निग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, इनकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा इन बच्चों को होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अगर पेडियाट्रिक फील्ड में हो तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। एहतियात सब में करनी है, लेकिन पेडियाट्रिक में आपने मज़ीद एहतियात करनी है। For a court to recognize a claim of malpractice or negligence, four legal element must be present। यानी कि अगर कोई कोर्ट हो रही है, मीन्स कि कोई अदालत लग गई, अगर कोई जुर्म साबित होने वाला है कि एक नर्स ने या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने माल प्रैक्टिस की है या निग्लिजेंस की है, तो उसके लिए 4 कानूनी एलिमेंट, 4 कानूनी उसूल का होना लाजमी है। मतलब ये कि ये जो 4 बातें हैं, अगर इनमें से कोई एक बात भी वहाँ पे उस टाइम मौजूद नहीं है, वो नहीं हुआ है, तो फिर वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिसने कोई गलती की हुई है, तो वो अदालती कार्रवाई से बच सकता है। उसमें से क्या क्या है? फर्स्ट वन है, देयर मस्ट बी ए ड्यूटी ऑफ टू द क्लाइंट बाय नर्स। अब देखिए कि अगर एक नर्स जो है उसकी ड्यूटी थी, वो जो काम था उस पे जिससे पेशेंट को नुकसान हुआ है, तो वो जो काम था वो नर्स की ज़िम्मेदारी में आती हो। अगर वो नर्स की ज़िम्मेदारी में नहीं आती हैं तो फिर वो जो भी हुआ है, चाहे पेशेंट की डेथ ही क्यों ना हुई है, तो उसके लिए नर्स ज़िम्मेदार नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी में जो कट लगाना है, सर्जरी करते वक्त कोई भी, फॉर एग्जांपल अपेंडेक्टोमी की जा रही है, अपेंडिक्स की रिमूवल के लिए सर्जरी की जा रही है, तो उसमें जो अपेंडिक्स को निकालने के लिए जो कट लगाई गई है, उस कट की वजह से अगर पेशेंट को कोई नुकसान हो रहा है और उन लोगों ने रिपोर्ट किया है, पुलिस वगैरह बुलाए हैं, तो उसमें वो पुलिस जब वहाँ पे आएंगे तो वो कभी भी नर्स को नहीं पकड़ेंगे इस बात पे, वो डॉक्टर को पकड़ेंगे। क्यों डॉक्टर को पकड़ेंगे? वो इसलिए उस डॉक्टर को, उस सर्जन को पकड़ेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये ड्यूटी उस सर्जन की थी, ये ड्यूटी नर्स की नहीं है कि वो कट लगाए। कट लगाना ड्यूटी थी सर्जन की, तो फिर उस सर्जन से इस बारे में पूछा जाएगा। अब नर्स इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, द नर्स मस्ट ब्रीच द ड्यूटी। अब वो ड्यूटी नर्स की थी अगर, तो नर्स ने ऐसा किया हो कि उसने ड्यूटी तोड़ा हो, उसने उस ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की हो, तो फिर जाके उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मेडिकेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने एक ड्रग प्रिस्क्राइब की हुई है, वोरिन इंजेक्शन, तो डॉक्टर ने लिखा है कि बस वोरिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करनी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंजेक्शन का नेम जो है वो सही तरीके से लिखे। वो लिखा हुआ नर्स को मिल गया और नर्स ने उठा के आईवी एडमिनिस्टर किया, तो ये जो वोरिन इंजेक्शन का आईवी एडमिनिस्टर करना है ये गलत है। वोरिन इंजेक्शन हमेशा आईएम लगाया जाता है, ये आईवी नहीं लगाया जाता। ये अब नर्स को पता होना ज़रूरी है, ये वो डॉक्टर नहीं लिखेगा कि उसे आईवी एडमिनिस्टर करना है, ये नर्स को खुद पता होना चाहिए, क्योंकि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, ये नर्स की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसने राइट रूट सेलेक्ट करनी है उस वोरिन के इंजेक्शन के लिए,
उसने फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो वोरिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करे आईएम रूट से। उसने अपनी इस ज़िम्मेदारी में, इस ड्यूटी में कोताही की है और वो इंजेक्शन वो आईवी रूट से उसने एडमिनिस्टर किया है। तो ये जो आईवी रूट से उसने एडमिनिस्टर किया है तो उसने ब्रीच किया है अपनी ड्यूटी को, अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की है, ड्यूटी को तोड़ा है। तो इस तरह होना मस्ट है। इसके अलावा द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट बी द काज ऑफ द डैमेज। अब ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है मस्ट बी, जो डैमेज आई है उसकी काज यही अगर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, एक पेशेंट को मेडिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं लगी थी। मेडिकेशन लगाते वक्त नर्स ने अपनी ड्यूटी तोड़ी थी। नर्स की ड्यूटी थी मेडिकेशन करना, नर्स ने अपनी ड्यूटी तोड़ी थी, मेडिकेशन उसने गलत एडमिनिस्टर किया था। लेकिन पेशेंट को जो डैमेज हुआ है वो किसी और वजह से हुआ है, उस गलत एडमिनिस्टर करने की वजह से नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को कोई भी उसकी ख़ुद की कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी उसको थी, उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ काज हुई है या उसको कोई मेजर हार्म हुआ है। तो वो जो मेजर हार्म और मेजर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल डेथ है, तो वो अगर नर्स के वो उस ड्रग की वजह से नहीं हुई है और किसी और वजह से हुई है तो तब भी इसमें नर्स बच सकती हैं, उसको इसमें कोई ब्लेम नहीं कर सकता। और फोर्थ नंबर वाली है कि देयर मस्ट बी एक्चुअल डैमेज टू द क्लाइंट। और जो डैमेज हुआ है क्लाइंट को, तो वो अगर मामूली सा डैमेज है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो एक्चुअल डैमेज है, अगर कोई मेजर डैमेज है, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 बातें आप लोगों को पता होना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सको, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से कर सको। और अगर कोई ऐसा मसला खड़ा होता है तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है कि मेरी ड्यूटी थी या नहीं, मैंने ड्यूटी तोड़ी है या नहीं, मेरी ड्यूटी तोड़ने की वजह से वो डैमेज हुई है या नहीं, और जो डैमेज हुई है वो पोटेंशियल डैमेज यानी वो एक्चुअल डैमेज है या नहीं, ये आपने देखनी है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी 5 रूल्स यानी ये नर्स के लिए है। नर्स अपने जो 5 रूल्स है वो अगर फॉलो करेगी तो उसको कम से कम ये ख़तरा होगा कि वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच करे। 5 रूल्स कौन कौन से हैं? 5 रूल्स वही जो राइट पेशेंट और राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज और राइट रूट। यही 5 रूल्स अगर एक नर्स फॉलो करती हैं तो उसकी ड्यूटी जो है उसमें गलतियां कम होंगी। और अगर इन रोल्स में से कोई भी रोल नर्स से मिस हो जाती हैं तो ये नर्स की ड्यूटी है, उस पर वो फिर उसके ड्यूटी को ब्रीच करना माना जाएगा। स्टेट स्टैट्यूट्स। अब स्टेट स्टैट्यूट्स क्या है स्टूडेंट्स? वो हम कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो स्टेट जो है वो रूल्स है और जो स्टैट्यूट्स है वो रेगुलेशंस है। यानी रूल मीन्स कि एक बड़ा सा कानून, स्टेट एक बड़ा सा कानून, और स्टैट्यूट्स या रेगुलेशन मीन्स कि उसके फिर छोटे छोटे जो नुक्ते होते हैं वो। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ ऐसे कवानीन बताए गए हैं। स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट एंड पीएनसी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो कानून बनाए गए हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए पीएनसी वालों ने और जो स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट है उन लोगों ने, तो वो कौन कौन सी हैं? डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। उसमें पहले जो प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस है उसकी स्कोप और उसके लिमिटेशंस बयान किए गए हैं। वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट हैव कॉमन एलिमेंट्स। ये यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनमें कॉमन एलिमेंट्स होती हैं। पेनल्टीज़ फॉर वोइलेशन। अगर कोई वोइलेशन करे, कोई अपनी ड्यूटी जो है वो ब्रीच करे, तो उसके लिए किस किस्म के पेनल्टीज़ मौजूद हैं? तो फर्स्ट वन है फॉर्मल रिप्राइमेंट। फॉर्मल रिप्राइमेंट का मतलब होता है डांट डपट, यानी गुस्सा करना, डांटना, इसको हम कहते हैं रिप्राइमेंट। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मल रिप्राइमेंट। अब फॉर्मल रिप्राइमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी नर्स से उसकी ड्यूटी में उससे गलती हुई है, उसने माल प्रैक्टिस किया है, निग्लिजेंस की हुई है, तो उसमें अगर पेशेंट को कोई मेजर हार्म हुआ है, कोई डेथ काज हुई है, तो फिर तो वो जो है उसको हथकड़ी पहना के जेल की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा हार्म नहीं हुआ है तो फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के पेनल्टीज़ उसको लगाए जाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट वन जो है पहला वो है फॉर्मल रिप्राइमेंट, कि उसको लेटर की फॉर्म में उसको थोड़ा धमकी दिया जाएगा कि अगर दोबारा इस तरह कोई गलती हुई तो आपको सस्पेंड की जाएगी, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ें लिख के थोड़ा डांट डपट उसको यानी फॉर्मल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में दिया जाएगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन।
पीरियड ऑफ प्रोबेशन का मतलब ये है कि ये कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम ऐसा मुख्तस करते हैं कि जिसमें कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हम आपको देख रहे हैं, अगर इस पीरियड के दौरान आपसे कोई छोटी सी भी गलती होती है तो आपको फिर निकाल दिया जाएगा। तो ये कहते हैं, इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ प्रोबेशन। फ़ाइन लगाए जाते हैं, सैलरी काट दी जाती है, इसके अलावा लिमिट की जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स है, नर्स के बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो ये एज ए पेनल्टी उसको किसी एक रोल पे छोड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी सी काम उसको दी जाती है कि बस इसी दायरे पे, इसी लिमिट पे ये काम करेगी, इसके अलावा जो है ये कोई और काम नहीं कर सकती, या वार्ड के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर किसी एक जगह पे उसको ड्यूटी देते हैं और वहीं पे उसको रखते हैं कि ये और जो मेजर वर्क्स होते हैं तो ये वो नहीं कर सकती, इस तरह। तो इसको कहते हैं लिमिटिंग। या तो सस्पेंड किया जाता है, निकाल दिया जाता है जॉब से, या फिर रिवोकिंग ऑफ लाइसेंस। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे जुर्म अगर होते हैं तो कभी कभार रिवोकिंग ऑफ लाइसेंस भी होता है। रिवोकिंग मीन्स के मनसूख कर देना, लाइसेंस मनसूख हो जाती है, लाइसेंस कैंसिल हो जाती है। तो फिर वो बंदा जिसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो वो इतने साल मेहनत करने के बाद उसके पास कोई भी सबूत नहीं होगी कि वो एक प्रोफेशनल नर्स है, तो फिर वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं रिवोकिंग ऑफ लाइसेंस। अच्छा, इन्फॉर्म कंसेंट की बात आ गई। Informed consent is the duty of a healthcare provider to discuss the risk and benefits of a treatment or procedure with the client prior to giving care. Informed consent ये आपने पहले भी पढ़ा है एथिक्स में 4th सेमेस्टर में। तो लिखा है कि ये वो ड्यूटी होती है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ड्यूटी होती है कि वो जितने भी उस ट्रीटमेंट कोई पेशेंट के साथ की जा रही है या प्रोसीजर की जा रही है, तो उस ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के जितने भी रिस्क और उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके फ़ायदे और उसके जो नुकसान होते हैं, वो सब जाके क्लाइंट को बता दे। उसको केयर देने से पहले, उसको उसके साथ वो प्रोसीजर करने से पहले वो सब चीज़ें पेशेंट को समझाए, और पेशेंट उस पर अगर रजामंद हो तो फिर जाके वो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर हो सकती हैं। तो पेशेंट से ये जो रजामंदी लेना होता है, इसको कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। इन्फॉर्म कंसेंट में ये 4 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी? द नेचर ऑफ द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर का नेचर, कि वो प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई मेडिकल इंटरवेंशन है, प्रोसीजर की नेचर बतानी है। उसके बाद द रिस्क एंड हैज़र्ड ऑफ द प्रोसीजर, उसके जो रिस्क फैक्टर्स है कि आगे जाके उस प्रोसीजर की वजह से क्या क्या हो सकता है उस पेशेंट के साथ। उसके जो हैज़र्ड मीन्स उसके जो ख़तरे होते हैं वो सब बताने हैं। द अल्टरनेटिव्स टू द प्रोसीजर, पेशेंट को समझाना है, उसको बताना है कि इस प्रोसीजर के कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, कि वो अल्टरनेटिव्स भी आप कर सकते हो, उस पर भी आप एक्ट कर सकते हो इसको छोड़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी जब कर रहे हो तो फिर आप पेशेंट को बताते हो कि अगर हम ये सर्जरी ना करें तो इसके लिए आपने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन यूज़ करनी होगी, और फिर वो जो लाइफ लॉन्ग आपने मेडिसिन यूज़ करनी होगी वो इसका अल्टरनेटिव है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उन मेडिसिन में आपने कंप्लेंट्स शो करनी होगी, आपने उनको जो है हमेशा यूज़ करना होगा, टाइम आपने गलत नहीं करनी होगी। आपको उन मेडिसिन की वजह से कंटिन्यूसली स्टमक पेन हो सकती हैं, आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने समझानी होती हैं। इसके अलावा द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर, अब उस प्रोसीजर के जो बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे हैं, वो आपको समझाने होंगे कि अगर ये सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के वक्त आपको प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद जिस तरह मेडिसिन की वजह से आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं, आपकी कंटिन्यूसली स्टमक पेन हो सकती है, तो उस तरह इसकी वजह से नहीं हो सकती। एक दफ़ा ठीक हो जाए तो फिर ये आप जो है आपको लाइफ लॉन्ग कोई किडनी डैमेज, कोई स्टमक पेन की रिस्क नहीं होगी। तो इस तरह आपने जिस प्रोसीजर के जो फ़ायदे हैं वो भी बताने हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट के लिए ये 4 चीज़ें मस्ट है, ये आपने याद रखनी है। व्हेन इन्फॉर्म कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे वक्त भी होते हैं जहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अब देखिए वो कौन कौन से सिचुएशन है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक पेशेंट की जब जान को खतरा है तो उस टाइम आपने कंसेंट के बारे में नहीं सोचना है। उस वक्त आप उसके बिहाल्फ पे एक्ट लेते हो और उसको, उसकी जो लाइफ है उसको बचाने के लिए जितना आपसे हो सकता है उतना कोशिश करते हो। कोई इन्फॉर्म कंसेंट उसमें नहीं लेनी पड़ती।
इन केस इफ़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैव मेड अ रीजनेबल अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट द चाइल्ड पेरेंट। अब यहाँ पे चूंकि चाइल्ड की बात हो रही है तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत तब भी नहीं होती जब आप कोई एक रीज़नेबल आप कोशिश कर रहे हो चाइल्ड के पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की, लेकिन आपको लग रहा है कि वो जो चाइल्ड के पेरेंट्स है वो उसके लिए सही फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो उसके बिहाल्फ पे नहीं है, उसमें कोई कोई आपको मसला दिख रहा है, तो फिर आपने चाइल्ड के लिए उस टाइम स्टैंड लेनी है और आपने उसको चाइल्ड को सेंटर रख के उसके बेस्ट इंटरेस्ट में आपने इंटरवेंशन करनी है। इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड फॉर सस्पेक्टेड फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़। अब अगर आप किसी ऐसे चाइल्ड की इवैल्यूएशन कर रहे हो या उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसको फिज़िकली कोई उसकी अब्यूज़ की गई है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ उसकी हुई है, तो उस टाइम आपने कोई कंसर्न नहीं लेनी है, क्योंकि ये एक लीगल एक्ट होता है। तो लीगल एक्ट में आप डायरेक्टली आपको ये इजाज़त हासिल है कि उसका आप सही तरीके से मुआयना कर लेते हो और इसमें इन्फॉर्म कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन केस ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन, अगर फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन मींस के आफ्टर द डेथ किसी बच्चे की अगर डेथ हो चुकी है और डेथ के बाद आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उसमें भी कोई इन्फॉर्म कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि डू नॉट फोर्स और रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू परफॉर्म जेनिटल और रेक्टल एग्जामिनेशन। उस जो बच्चा है, जो बच्चे की लाश है, उसमें आपने जेनिटल और रेक्टल एग्जामिनेशन अवॉइड करनी है। व्हेन ए माइनर कैन कंसेंट फॉर केयर। अब देखें कि कोई बच्चा जो है, माइनर मीन्स इसमें बच्चे को कह रहा है, यानी 18 साल से कम जिसकी उम्र है, वो जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, तो वो कब अपने लिए खुद कंसेंट दे सकते हैं, वो कौन से सिचुएशंस हैं। तो लिखा है कि केयर इन्वॉल्विंग प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो स्टूडेंट्स ये चूँकि अमेरिका का लिखा हुआ बुक है या किसी और फॉरेन कंट्री का लिखा हुआ बुक है, तो यहाँ के कानून और हमारे कानून जो है वो मैच नहीं करते। यहाँ पे जो कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो अगर कोई बच्ची जो है वो उसको प्रेगनेंसी है और वो अपने लिए ख़ुद कंसेंट देना चाहती हैं और वो ये बातें जो है किसी और को पता होने नहीं देना चाहती, अपने पेरेंट्स वगैरह को प्रेगनेंसी है उसको और वो ख़ुद कंसेंट दे रही हैं, और या तो कंट्रासेप्शन का कोई मसला है। कंट्रासेप्शन मींस के ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह यूज़ करना, इंजेक्शन यूज़ करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं। अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर वो ख़ुद बच्ची जो है वो कंसेंट देती हैं, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है तो वो ख़ुद कंसेंट देती हैं। वो ये बात किसी अपने पेरेंट्स को, अपने जो उसके जो जितने भी उसके जो लोग हैं जो उसके लिए फ़ैसला करते हैं, उसके पेरेंट्स के अलावा भी कोई हो सकते हैं, तो उनको वो पता होने नहीं देना चाहती और ख़ुद चाहती है या चाहता है वो ख़ुद उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट दे रही हैं। तो ये उन ममालिक के लिए है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये कानून चेंज है। इसमें अगर इस तरह कोई इलीगल प्रेगनेंसी, इस तरह कंट्रासेप्शन और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर आ जाती हैं तो उनको डायरेक्टली रिपोर्ट किया जाता है, और ये जो है ख़ुद 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं ये ख़ुद अपने लिए इन चीज़ों पे कंसेंट नहीं दे सकते। ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट, वही बात है कि ड्रग और अल्कोहल ट्रीटमेंट पे भी पाकिस्तान के अंदर जो है ये नहीं है कि वो ख़ुद कंसेंट दे, तो ये रिपोर्ट किए जाते हैं। इन सम स्टेट एमेंसिपेटेड चिल्ड्रन कैन मेक देयर हेल्थ केयर डिसीजन बाय देमसेल्फ। अब कुछ कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि जो एमेंसिपेटेड चिल्ड्रन होते हैं, एमेंसिपेटेड चिल्ड्रन मीन्स आज़ाद किए हुए चिल्ड्रंस, कुछ ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जो कि अपने माँ बाप जो है उनकी तरफ से बिल्कुल आज़ाद किए गए होते हैं। वो अपने माँ बाप के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों पे वो केस वग़ैरह करते हैं और उनकी जो उस बच्चे के ऊपर कस्टडी होती है वो ख़त्म कर देते हैं। वो ख़ुद अपने लिए स्टैंड लेते हैं और ख़ुद अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कुछ कंट्रीज़ में जहाँ की ये रूल है, तो उन कंट्रीज़ में वो अपने लिए डिसीजन ख़ुद ले सकते हैं।
A minor can consent to care as long as the individual demonstrate the maturity to understand the risk and benefit of the treatment. हाँ, इस तरह हो सकता है कि एक माइनर है, एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो अपने लिए फैसला तब कर सकता है, अपने लिए कंसेंट तब दे सकता है जब ये जो उसके साथ डिमॉन्स्ट्रेटर खड़ा है, जो नर्स है या कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है, इसको ये महसूस हो कि ये बंदा जो है 18 साल से कम है लेकिन ये मेच्योर है, अपने लिए ये रिस्क और बेनिफिट्स जो है वो पहचान रहा है, अपनी इस ट्रीटमेंट के जो रिस्क है और बेनिफिट्स है वो इसको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो तब वो उससे कंसेंट ले सकते हैं। पेरेंटल कंसेंट आफ्टर डाइवोर्स। हाँ, अब अगर डाइवोर्स हो चुकी है पेरेंट की, तो फिर उस टाइम कंसेंट कौन देगा? After divorce, the ability to consent for medical care rests with the parent who has been granted legal custody by the divorce decree. यानी डाइवोर्स के बाद ये जो मेडिकल केयर वगैरह के लिए कंसेंट देना होता है, इसकी जो एबिलिटी होती है वो उस पेरेंट को हासिल होती है जिसको डाइवोर्स डिक्री जो है इन लोगों ने लीगली जिसको कस्टडी दी हुई है। कस्टडी मीन्स कि उसका जो बच्चे का जो सारा काम होता है उसके लिए फ़ैसला वगैरह करना होता है, तो ये जिनको मिली है, तो जिस पेरेंट को मिली है, अगर माँ को मिली है तो माँ, और अगर बाप को मिली है तो बाप उसके लिए फ़ैसला कर सकता है। डाइवोर्स डिक्री के आगे लिखा है द लीगल डॉक्यूमेंट अप्रूव बाय द कोर्ट दैट ग्रांट डाइवोर्स। डाइवोर्स डिक्री वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि अदालत ने अप्रूव किए हुए है उसको डाइवोर्स देते वक्त। डिवाइड मैरिटल प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफाइज चाइल्ड कस्टडीज़, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी इसमें डिवाइड की गई हुई थी और वहाँ पे लिखा होता है, और जो चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी भी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई होती हैं। तो इस पेपर में जिस पेरेंट को, फादर को या मदर को, जिसको भी अगर ग्रांटेड किया गया है, कस्टडी दी गई है, तो जिसको कस्टडी मिली है वही उसके लिए फ़ैसला कर सकता है। लीगल कस्टडी वर्सेस फिज़िकल कस्टडी। लीगल कस्टडी किसे कहते हैं और फिज़िकल कस्टडी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो लीगल कस्टडी होता है ये एक पेरेंट को जब दी जाती है तो ये ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पेरेंट जिसको लीगल कस्टडी मिली है तो वो अपने जो चिल्ड्रन है उसके लिए तमाम फ़ैसले कर सकते हैं। लीगल कस्टडी वर्सेस फिज़िकल कस्टडी। अब देखिए स्टूडेंट्स के लीगल कस्टडी और फिज़िकल कस्टडी में क्या फ़र्क होता है। तो लीगल कस्टडी का मतलब ये है कि एक पेरेंट को अगर लीगल कस्टडी मिल जाए, किसी को भी, फादर को मिल जाए या मदर को मिल जाए, तो फिर वो अपने बच्चे के लिए जो जितने भी उसके ज़रूरी फ़ैसले होते हैं अब वो उस पेरेंट की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो फादर है या मदर है। यानी उसकी जो भी उसके मेडिकल केयर के बारे में अगर कोई फ़ैसला किया जा रहा है, या अगर कोई उसके स्कूलिंग के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, उसके रिलीजियस और उसको ब्रिंगिंग अप करने के बारे में, जितने भी उसके जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो डिसीजन लेना उस पेरेंट की ज़िम्मेदारी है जिसको लीगल कस्टडी दी गई है। और फिज़िकल कस्टडी किसे कहते हैं? फिज़िकल कस्टडी मींस के जिनको फिज़िकल कस्टडी मिलती है, जिस
पेरेंट को, तो वो उस बच्चे को डेली बेसिस पे केयर प्रोवाइड करती हैं। यानी उस बच्चे को फ़िज़िकल कस्टडी का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल कस्टडी एक पेरेंट को ये अलाउ करती है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती हैं या रख सकता है और उसका डेली बेसिस पे ख्याल रख सकता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। यानी लीगल कस्टडी जिस पेरेंट को मिलती है वो फ़ैसले जो जितने भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग, वो अपने बच्चे के लिए करता है, उसको अपने साथ नहीं रखता, उसको फ़िज़िकली केयर प्रोवाइड नहीं करता। उसके जितने भी फ़ैसले होते हैं वो उस पेरेंट ने करनी होती हैं। और फ़िज़िकल कस्टडी वाला जो पेरेंट है उसने बच्चे को डेली बेसिस पे अपने पास रखना होता है, उसका ख्याल रखना होता है और उसके जो फ़ैसले होते हैं फिर फ़ैसले उस पेरेंट को करने होंगे कि जिसको लीगल कस्टडी दी गई है। तो इस तरह भी हो सकता है कि एक ही पेरेंट को, एक फादर को या मदर को लीगल कस्टडी और फिज़िकल कस्टडी दोनों भी दी जाती हैं। तो फिर वो उसका ख्याल भी रखेगा, अपने पास भी रखेगा और उसके जो फ़ैसले हैं वो भी खुद करेगा। रिफ्यूज़ल ऑफ मेडिकल केयर बाय पेरेंट और चाइल्ड। अब इस तरह है कि एक चाइल्ड जो है या उसका जो पेरेंट है वो मेडिकल केयर को रिफ्यूज़ कर रहा हो, तो उस टाइम क्या करना है। तो लिखा है कि रिलीजियस बिलीव्स स्टेट कैन मेक लीगल डिसीजन फॉर द चाइल्ड। कुछ रिलीजियस बिलीव्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को मेडिकल केयर देने से रोकती हैं, या तो उनके पेरेंट्स रोकते हैं या तो बच्चे खुद उस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं। तो उस टाइम ये लीगली इसके लिए डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आती सही तरीके से, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो अगर किसी रिलीजियस बात को आगे रख के इनका इलाज नहीं करवा रहे हैं तो उस टाइम इन माँ बाप की बात नहीं सुनी जाती है। लीगली उनके लिए डिसीजन किया जाता है उन बच्चों के लिए और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, जिसको कहा जाता है पेरेंट्स पेट्रे। अब ये पेरेंट्स पेट्रे जो है स्टूडेंट्स, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ये है कि पेरेंट ऑफ द कंट्री आर होमलैंड, यानी पेरेंट ऑफ द कंट्री आर होमलैंड, कंट्री के या होमलैंड के पेरेंट्स। यानी इस चीज़ के अंदर ये जो पेरेंट्स पेट्रे है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्टेट है, जो कानून है, जो अदालत है, वो जो जितने भी पैटर्नल और जो प्रोटेक्टिव फैसले होते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, तो वो लोग लेते हैं, अदालत लेती है और कानून लेती है। तो यहाँ पे भी अगर एक बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके जो माँ बाप है वो किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके या अपनी कोई कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उस बच्चे को उस ट्रीटमेंट से रोक रहे हैं, तो उस टाइम पेरेंट्स पेट्रे का होना लागू होना ज़रूरी है कि अब कानून और अदालत जो है वो उसका पेरेंट बन जाता है उस बच्चे का और उसके लिए फ़ैसला करता है, उसको वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। Some states use child abuse statutes that make medical neglect a form of abuse as legal justification to take custody of a child who need medical care। यानी कुछ कानून ऐसे भी बने हुए हैं, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं कि जिनमें ये कानून है कि अगर चाइल्ड को अब्यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन बनाए गए हैं। अगर मेडिकली एक बच्चे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी अब्यूज़ हो रही है, तो उस टाइम उस बच्चे की जो कस्टडी है वो ये स्टेट अपने हाथ में लेती है। जिस बच्चे को मेडिकल केयर की नीड होती है तो उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर देती है। The religious exemptions clause only prevent the parent from being prosecuted for medical neglect। यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजियस एग्जम्पशन क्लास होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिलीव्स होते हैं, तो वो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन पेरेंट्स को रोकती हैं, उनको प्रोसिक्यूटेड करती हैं, यानी किसी कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पे उनको मजबूर करती हैं और वो इस तरीके से मेडिकली अपने बच्चे को नेगलेक्ट करते हैं। इन बिलीव्स पे आके ऐसे कुछ बातें होती हैं, रिलीजियस एजम्पशंस उन्होंने अपने ही ख़्याल में कुछ ऐसी बातें ला के मज़हब से जोड़ लिए होते हैं और उनको फिर मेडिकल नेगलेक्ट के तौर पर वो सामने ले आते हैं और बच्चे जो है उनको मेडिकल केयर से रोकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो एपिलिप्सी की कंडीशन होती हैं, तो एपिलिप्सी की जो कंडीशन है मिर्गी की, तो इसको कहा जाता है कि ये भूत है।
तो बहुत सारे ऐसे गाउन वगैरह है कि वहाँ पे कहा जाता है कि जिस बच्चे को एपिलेप्सी होती है तो कहते हैं कि इसके बच्चे पे कोई जिन चढ़ गया है या इस पे कोई भूत जो है वो तारी हो गई है, इस तरह कहते हैं। और उसको ये जो बाबा वगैरह होते हैं उनके पास ले जाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो उसको मारता है उस पे इस तरह। तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें करते वक्त कानून जो है वो इसको देख लेता है तो फिर वो उस टाइम उस बच्चे के लिए स्टैंड लेते हैं और उसको मेडिकल केयर, क्योंकि एपिलेप्सी की एक ख़ास ट्रीटमेंट होती है, वो इस तरह उसको मारने से या जिनको उतारने की कोशिशें करने से वो ठीक नहीं होता, उसको ख़ास किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उसके लिए कानून स्टैंड लेती है और ऐसे बच्चों को वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें उसी का बताया है कि कुछ चीज़ें वो अपने दीन के साथ, अपने कल्चर के साथ जोड़ लेते हैं और फिर जाके इस तरह मेडिकली नेगलेक्ट करते हैं बच्चे को। तो इस टाइम कानूनन उनके ख़िलाफ़ एक्ट करना चाहिए और बच्चे को केयर प्रोवाइड करनी है। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे ख़ास हालात होते हैं जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। वो कौन से हालात हैं? कंसेंट फॉर डोनेशन ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, अगर कोई डोनेशन हो रही है टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, तो उस टाइम कंसेंट लेना। कंसेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, अब यहाँ पे जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की जो डोनेशन की बात आती है स्टूडेंट्स, तो ये एडल्ट्स में इतना इस पे मसला नहीं होता जितना कि बच्चों में होता है, क्योंकि एडल्ट्स में वो बंदा ख़ुद उसको हर चीज़ की समझ आती है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, अपने नुकसान और फ़ायदे ख़ुद जान सकता है। तो वो अगर फ़ैसला करता है कि मुझे अपनी कोई ऑर्गन डोनेट करनी है, कोई टिश्यू डोनेट करनी है, तो फिर उसमें इतना मसला नहीं होता जितना कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में उसका फ़ायदा है, किस चीज़ में उसका नुकसान है। तो इसमें में भी उसके पेरेंट्स हो या कोई और हो, तो वो लोग अपने किसी अंदरूनी किसी ख़ुदगर्ज़ी, किसी और कोई लालच वग़ैरह, इन सब में पड़ के उस बच्चे से ज़बरदस्ती तौर पे या उसको बहला फुसला के इस तरह उससे कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू जो है वो डोनेट करवा रहे हो, तो इस सब का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कंसेंट लेना और कंसेंट सही तरीके से लेना और ये चीज़ देखना कि इस ऑर्गन को, इस टिश्यू को ट्रांसप्लांट करने से उस बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, और जिस बच्चे के लिए वो टिश्यू, वो जो ऑर्गन निकाली जा रही है, जिसको डोनेट की जा रही है, तो उससे उसको जानी ख़तरा है या नहीं कि उसके पास नहीं है, और ये उसको दिया जाए तो वो इससे ठीक होता है, उसकी जान बचती है या नहीं, इस चीज़ को देखना। और उसकी जान अगर बचती है तो ये जो बच्चा है जिसने डोनेट किया है, इसकी जान को तो कोई मज़ीद ख़तरा तो नहीं है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे वो ख़तरे में तो नहीं पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है पेडियाट्रिक्स में। अब जेनेटिक टेस्टिंग अगर हो रही है तो इसके लिए कंसेंट लेना। जेनेटिक टेस्टिंग मींस के मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे टेस्ट होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें जीन्स वगैरह में म्यूटेशन, चेंजेस जो आते हैं डीएनए में, वो सब देखने के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे के जो वालिदैन होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए, एक बच्चा है तो ये किसका बच्चा है, इस बात को कंफर्म करने के लिए भी डीएनए टेस्ट, ये जेनेटिक टेस्ट की जाती हैं। तो उस टाइम भी कंसेंट लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। कंसेंट फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन विद चिल्ड्रन, और अगर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है और वो चिल्ड्रन के साथ इस तरह कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है तो फिर उसके लिए भी कंसेंट लेना मस्ट होता है, और ये देखना कि उस मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई नुकसान उसमें है तो फिर उसको अवॉइड करते हैं, वो लीगली फिर अलाउ नहीं है। कंसेंट फॉर डोनेशन ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन, इफ़ ए चाइल्ड इज़ टू यंग द पेरेंट और लीगल गार्डियन में कंसेंट फॉर द चाइल्ड, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके पेरेंट या उसके जो लीगल गार्डियन हैं, अगर पेरेंट नहीं है तो उसके कोई लीगल गार्डियन हो सकते हैं, तो वो उसके लिए कंसेंट दे सकते हैं। 3 रिक्वायरमेंट फॉर द माइनर टू बी ए डोनर, अब 3 रिक्वायरमेंट है कि एक बच्चा जो है वो डोनर कब बन सकता है, वो कौन से रिक्वायरमेंट है। द पेरेंट हु इज़ कंसेंटिंग मस्ट अवेयर ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट, जो पेरेंट ये कंसेंट कर रहा है उस बच्चे के लिए कि ये बच्चा अपने किसी ऑर्गन को डोनेट करेगा, तो उस पेरेंट को उस ऑर्गन को डोनेट करने के रिस्क और बेनिफिट दोनों का पता हो। द चाइल्ड प्राइमरी केयर गिवर मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द चाइल्ड, उस चाइल्ड की जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो उसको केयर प्रोवाइड करने वाला है, जिसके उस साथ हमेशा होता है, वो बंदा है,
तो वो मस्ट भी ये इस एबल हो कि वो इमोशनल सपोर्ट उस चाइल्ड को दे सके। अगर उसके पास कोई ऐसा ऐसा कोई सपोर्टर ही नहीं है कि उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, तो उस टाइम वो एक डोनर नहीं बन सकता। द चाइल्ड प्राइमरी केयर गिवर, हाँ ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा है, देयर मस्ट बी ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर एंड द रिसिपिएंट। अब ये जो डोनर और रिसिपिएंट है, तो इनके लिए लाजमी है, ये मस्ट है कि उनमें क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। वो सिबलिंग्स होने चाहिए या माँ या बाप होना चाहिए। तो इस तरह जो उनके खून के रिश्ते होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। कंसेंट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए किस तरीके से कंसेंट दिया जाता है, तो लिखा है कि डायलिमा क्रिएटेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो जेनेटिक टेस्टिंग की जाती हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डायलिमास बनते हैं। तो ये जो डायलिमास बनते हैं, तो इस वजह से इसमें कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी इथिकल ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिनके लिए आप कोई भी फ़ैसला करो तो वो फ़ैसला उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। द बेनिफिट एंड द रिस्क शुड बी डिस्कस्ड विद द चाइल्ड इफ़ अप्रोप्रिएट। अगर अप्रोप्रिएट है, अगर मुनासिब है, बच्चा समझ पा रहा है, तो फिर उसके साथ रिस्क और बेनिफिट्स डिस्कस करना ज़रूरी है। पेरेंट्स आर गार्डियन कैन कंसेंट फॉर द टेस्टिंग। उसके अगर टू यंग है बच्चा, तो उसके पेरेंट या गार्डियन कंसेंट करेंगे इस टेस्टिंग के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन ए चाइल्ड अनलेस द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जेनेटिक टेस्ट किसी भी बच्चे पे इस वक्त तक नहीं करनी चाहिए कि उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई उससे नुकसान हो रहा है, तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग को अवॉइड किया जाता है। हाँ, अगर बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो जेनेटिक टेस्टिंग की जा रही है, तो तब जाके जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है। कंसेंट फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन चिल्ड्रन। अब मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कंसेंट किस तरह? ऑल रिसर्च फैसिलिटीज देयर रिसीव फेडरल फंड्स मस्ट comply with the federal regulation and require review of all experimental protocol by an institutional review board IRB। यानी तमाम जो जितने भी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं जिनको फेडरल फंड्स मिल रहे हैं, जो वफाकी जो फंड्स होते हैं वो मिल रहे हैं, तो वो जो विफाक के जो रेगुलेशंस होते हैं, जो कानून होते हैं, तो उनको मस्टली वो फॉलो करना होता है। और जो आईआरबी हैं, आईआरबी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड जो है, इसे इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी भी कहा जाता है, एथिकल रिव्यू बोर्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कमेटी होती है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्चेस और इन सब को रिव्यू करती हैं, और इनके लिए, इस रिसर्च के लिए जो मेथड्स प्रपोज हुई हैं, तो उन सब को भी वो देखते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो इथिकल है या नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये इसको बार बार इसको देखते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह वो चेक करते हैं। तो जो फेडरल साइड से जो जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों पे, लेकिन जो विफाकी जो कानून होते हैं उनके साथ कंप्लाई में रह के उनको मस्ट फॉलो करके। फेडरल रेगुलेशंस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ वन और बोथ पेरेंट एंड एसेंट ऑफ द चाइल्ड। अब जो फेडरल रेगुलेशंस है वो ये चाहती हैं कि कंसेंट हो, या मदर का या फादर का ज़रूर कंसेंट हो, और जो बच्चा है वो रजामंद हो, इसके लिए वो असिस्ट करे, रजामंदी शो करे। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। और उनको इस बात का पता हो कि कितने अमाउंट में पोटेंशियल रिस्क और कितने बेनिफिट्स जो है वो इस ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड है। तो इन चीज़ों का पता हो, और पता होने के बाद माँ बाप में से कोई एक ज़रूर कंसेंट दे, और साथ में बच्चा भी इस चीज़ के लिए रजामंद हो। तो ये आईआरबी वाले, ये जो फेडरल रेगुलेशंस वाले होते हैं, इनका ये कहना होता है, इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का पेडियाट्रिक में कितना इम्पोर्टेंस है? द राइट टू कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोटेक्टेड बाय पीएनसी एंड एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे पीएनसी की बात हो रही है, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है हमारे मुल्क के अंदर। तो इसमें जो कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर है वो उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है कि एक पेशेंट को ये राइट हासिल है, ये उसका हक है कि वो कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर उसको मिले।
कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है यही एक वजह होती है कि क्लाइंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान इसकी वजह से रिलेशनशिप होती है। वो उसके जितने भी सीक्रेट्स चीज़ें होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता देता है, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ये किसी और के सामने नहीं खुलेंगी। अगर ज़रा सा भी उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में शक हो तो वो पेशेंट कभी भी अपनी सारी बातें जो हैं वो सही तरीके से मेडिकल प्रैक्टिशनर को नहीं बता सकते, और जब नहीं बताएंगे तो फिर उसका जो केयर है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। नर्स हैज़ ए ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी डिसिप्लिन बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड पीएनसी। अब जो नर्सेज है उनकी ड्यूटी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना उनकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी जो उनको जॉब देते हैं, जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, वो हॉस्पिटल वाले भी ये उनको ड्यूटी दे देते हैं, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने भी ये ड्यूटी उनको दे दिया है कि वो कॉन्फिडेंशियल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। When a minor can receive confidential care, अब बच्चों में कॉन्फिडेंशियल केयर की कब ज़रूरत होती है? तो ये वही बातें आ गई स्टूडेंट्स कि जो हमारे मुल्क के लिए नहीं है, हमारे मुल्क के कानून में ये चीज़ें नहीं हैं। कॉन्ट्रासेप्शन ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉन्ट्रासेप्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है इसमें ये कह रहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल रख के इसमें बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारे मुल्क में ये रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि हमारा वो जो मुल्क है वो इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम में ये चीज़ें जो है ये नहीं मानी जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के HIV इन्फेक्शन का फैलना और ये चीज़ें पाबंदी है, और हमारे मुल्क के अंदर लीगली भी, कानूनी तौर पे भी इन सब चीज़ों पे पाबंदी है। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट की जाती हैं, जो यहाँ पे हम इनके लिए कॉन्फिडेंशियल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट, हाँ इस तरह होता है कि वो जो है इसी दायरे में जो लोग होते हैं, जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ होते हैं, उनके सामने वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। बाकी जो लोकल पीपल होते हैं उनके सामने कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन वहाँ पे ये जिस मुल्क की बात हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और ये चीज़ें जो है उनकी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी डिस्कस नहीं किए जाते, और उनको कॉन्फिडेंशियल इस पे केयर प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों पे। ड्रग और अल्कोहल ट्रीटमेंट है, मेंटल हेल्थ केयर है, और HIV टेस्टिंग वगैरह। देखिए लिखा है साथ में कि डिपेंड्स ऑन द स्टेट लॉज एंड रेगुलेशन, कि ये हर एक मुल्क के अपने कानून और अपने जो उसके कवानीन वगैरह हैं उन पर डिपेंड करता है। When a health care provider can breach confidentiality, कौन कौन से ऐसे बातें हैं, कौन कौन से ऐसे मौके हैं जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ता है, उसको ब्रीच करता है। तो देयर आर 4 एक्सेप्शंस, कुछ 4 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपने लाजमी तौर पर वो चीज़ रिपोर्ट करनी है, उसको फिर आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। वो कौन कौन सी हैं? मैंडेटरी रिपोर्टिंग लाज फॉर द चाइल्ड एब्यूज़, अगर चाइल्ड एब्यूज़ हुई है तो ये लाजमी है कि कानूनन ये लाजमी है कि वो रिपोर्ट किया जाए। दूसरी बात, मैंडेटरी इंजरी रिपोर्टिंग लाज दैट अप्लाई टू ऑल क्लाइंट हु आर इंजर्ड बाय ए वेपन और क्रिमिनल एक्ट, यानी ये लाजमी है, कानूनन लाजमी है कि आप अगर कोई ऐसी इंजरी देखे बच्चों में और दूसरे बड़ों में भी, किसी भी क्लाइंट में कोई ऐसी इंजरी देखे जो कि हथियार से की गई इंजरी हो या कोई क्रिमिनल एक्ट हो, तो वो आपने लाजमी तौर पर रिपोर्ट करनी है। अब इन मौक़ों पर आप कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करेंगे। पब्लिक हेल्थ लॉ दैट रिक्वायर रिपोर्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ टू द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आई हुई है तो ये पब्लिक हेल्थ लॉ वालों के लिए लाजमी है कि पब्लिक हेल्थ लॉ की तरफ से ये लाजमी है, ये कानून बनाई गई है कि ये आपने उनको रिपोर्ट करनी है। आपने रिपोर्ट इसलिए करनी है ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको बचाया जा सके, इस इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को फैलने से रोका जा सके। तो इसको यकीनी बनाने के लिए उनको बताना लाजमी होता है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर सकते। ए ड्यूटी टू वार्न थर्ड पार्टीज़, यानी जो थर्ड पार्टीज़ होते हैं, जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं वो नहीं, बल्कि जो लोग अभी ठीक है, तो उन लोगों को वार्न करने के लिए कि ये ऐसी कंडीशन है कि आप भी अगर ये रिस्क फैक्टर्स अपनाएंगे तो आपको भी ये कंडीशन हो सकता है। तो वो उस पेशेंट की कंडीशन दिखा के थर्ड पार्टीज़ को डराना, उनको वार्न करना कि आपने भी ये काम किए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई
पेशेंट है उसको माउथ कैंसर हो गई है और वो माउथ कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो गई है, तो वो माउथ कैंसर दिखा के थर्ड पार्टीज़ को वार्न करना कि आप लोग भी अगर स्मोकिंग करेंगे तो आप लोगों को भी ये माउथ कैंसर होगा। तो ऐसे टाइम पे कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते, थर्ड पार्टीज़ को वार्न करने के लिए भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़नी पड़ती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनिट है आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।